गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं साधना त्रिपाठी आज आपको हिंदी में पाठ 2 वर्ण विचार समझाने जा रही हूँ। पिछले वाले पाठ में हमने समझा था भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण। एक बार उसकी भी पुनरावृत्ति करूंगी, उसकी भी रिवीजन करवाऊंगी। इसके साथ साथ वर्ण विचार भी आपको आज समझाऊंगी। ठीक? यस बेटा, वर्णमाला। वर्णमाला स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन, ये सारे वर्णमाला में आते हैं। अब देखिए स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वर हमारे कितने हुए? 11। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हुए? 11। क्लियर? अब ये अ है, अ के ऊपर जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये जो 2 बिंदु होती है इसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है? अब जैसे हम लिखते हैं पंकज, ये इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है पंकज। कंघा, ठीक है, पंखा, इस तरह से इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है? अब विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं अतः, प्रातः, इन शब्दों में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। और विसर्ग और ये अनुस्वार दोनों को हम अयोगवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्लियर? यस बेटा, अनुस्वार पंकज, कंघा, पंखा, विसर्ग, अतः, प्रातः, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं व्यंजन पर कि व्यंजन क्या है। व्यंजन देखिए क, ख, ग, घ, या, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद य, र, ल, व, फिर श, श, स, ह। ये आपके कितने हो गए? 33 व्यंजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये हमारे हो गए 33। इस प्रकार हमारे स्वर कितने हुए? 11। और हमारे व्यंजन कितने हुए? 33। ठीक है? अब इसके बाद हमारी इसी वर्णमाला में 4 व्यंजन और हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? संयुक्त का अर्थ है कि 2 व्यंजन या 2 वर्ण मिला देना, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये चारों ही वर्ण जो हैं, चारों ही व्यंजन हैं, वो 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे मिले हैं। अब ये क्ष को ले लीजिए। क्ष, ये बना है क हलंत श, क जमा श जमा अ। ये क्ष बना है क जमा श जमा अ। त्र कैसे बना हुआ है? त्र बना हुआ है त जमा र जमा अ, त्र। इसके बाद ज्ञ को ले लीजिए। अब हम ज्ञ को यहां लिख रहे हैं ज जमा य, ये पंचम वर्ण जो ये है ना, ये इसको ले लिया जमा अ, ये बन गया ज्ञ। ज्ञ आपको पता है ना, ये वाला। ठीक है? ये इस अब श्र को देखते हैं। श्र कैसे बना है? श जमा र भी हलंत होगा, जमा अ, ये बन जाएगा श्र। ठीक है? ऐसे हमारे चारों वर्ण बन गए। देखिए क्ष, क,
हलंत है जमा श जमा अ बना क्ष। उसके बाद में त्र है, त्र कैसे बना हुआ है, त भी हलंत है, यहाँ पर हलंत मतलब आधा है ये, त जमा र जमा अ बन गया त्र। इसके बाद आइए ज्ञ, ये ज्ञ भी बोलते हैं ऐसे और ज्ञ भी बोलते हैं, ज्ञ ज्ञानी बोलते हैं, कभी ज भी बोलते हैं बहुत से। इसमें ज हलंत है जमा य, ये पंचम वर्ण है, ये भी हलंत है। उसके बाद में अ बन गया ज्ञ। फिर श हलंत श जमा र भी हलंत है जमा अ बन गया श। क्लियर हो गया। तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ये मैंने आपको बता दिए थे कि ये अनुस्वार और विसर्ग हैं जिन्हें हम अयोगवाह भी कहते हैं, अयोगवाह भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्वर और व्यंजन वर्णमाला को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी वर्णमाला के दो भेद हैं, एक तो हो गए स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन, इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा होगी वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि स्वर और व्यंजन की परिभाषा क्या होगी। पहले आपने समझ लिया स्वर कितने हैं, कौन कौन से हैं, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, और व्यंजन भी आपने समझ लिए, व्यंजन कौन कौन से हैं, कब ये हलंत होते हैं, इनमें कौन से स्वर का प्रयोग होता है। और अ जो है, अ है ना, अ ये छोटा अ जिसे बोलते हैं, एक अ है एक आ है, तो मात्रा आ की होती है, अ की नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये अ है, ये अ इन सभी में मिलकर इसे पूर्ण करता है, इन वर्णों को पूर्ण करता है ये अ। इसलिए इस अ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा होती है आ की, ई की, बड़ी ई की, ऊ की, इन सभी की मात्राएं होती हैं, किंतु इस अ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये अ इन सभी व्यंजनों में प्रयोग होता है और ये सभी व्यंजन इस अ के साथ ही प्रयोग करके पूर्ण होते हैं और बोले जाते हैं। ठीक है, क्लियर। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब किसी की सहायता लिए बिना, तो स्वर किसे कहते हैं? फिर जिन वर्णों का उच्चारण, जो वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्योंकि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब हम कह सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसमें एक बात ये भी है कि स्वर हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। तो स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्लियर। अब आते हैं स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद कितने हैं? तो यहाँ स्वर के भेद आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। स्वर के कितने भेद हैं? 3। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। आधा प, ल, छोटी की मात्रा और त, प्लुत स्वर। क्लियर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है। मतलब जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है इनके उच्चारण में, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ये हैं 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ, जैसे दीर्घ मतलब थोड़ा बड़ा, दीर्घ का अर्थ है बड़ा, तो ये स्वर थोड़ा सा बड़ा यानी थोड़ी सी अधिक समय लगने पर बोला जाता है। इन स्वरों में ह्रस्व स्वर से यानी इस स्वर से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है मतलब इसमें अगर थोड़ा लगता है तो उससे डबल यानी 2 गुना समय लगता है। तो दीर्घ स्वर को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। अब दीर्घ स्वर में कितने स्वर शामिल किए गए हैं? आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये कितने हो गए? 7। ये 7 हो गए। ठीक है, ये 4 है और ये 7 हो गए। अब आते हैं हम प्लुत स्वर पर।
तीसरे नंबर का है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो ये स्वर है, इन स्वरों में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ये इस स्वर से सबसे पहला स्वर है ह्रस्व, ह्रस्व में बहुत कम समय लगता है, और दूसरे स्वर में 2 गुना समय लगता है, और इसमें 3 गुना समय लगता है। कितने गुना? 3 गुना समय लगता है। तो प्लुत स्वर को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब ये उच्चारण इनका कैसे होता है? इनका उच्चारण अधिकांशतः संस्कृत के मंत्रों में या संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। ठीक है, जैसे ओ, ठीक है, ऐसे किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, जैसे किसी को हमें बुलाना होता है, अपने मित्र को बुला, मोहन, तो एक ध्वनि निकलती है ना, थोड़ा सा रुकते हुए ध्वनि निकलती है, जो उस वहां प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो प्लुत स्वर अधिकांशतः इनका प्रयोग संस्कृत के मंत्रों में किया जाता है, किसी को बुलाने के लिए, जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं हे राम, इस प्रकार की ध्वनि जब निकलती है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर? अब आपने स्वर समझ लिए, स्वर की परिभाषा समझ ली। अब हम इसके बाद र के विभिन्न रूप पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद कितने हैं, व्यंजन के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, और इस सभी के लिए आपके पास इस सभी जो भी मैंने कराया है अब तक, इसके लिए वर्कशीट आपके पास आएगी। उस वर्कशीट को आपको सॉल्व करना है, हल करना है, वो गृह कार्य के रूप में है, और इसके बाद का जो भी कार्य होगा वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। वो होगा र के विभिन्न रूप और व्यंजन। क्लियर स्टूडेंट्स?